नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप तुपारे है और मैं एक हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर और कंसल्टेंट हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस का जो भी आपका क्लेम का प्रोसीजर है उसकी पूरी जानकारी दूंगा। साथ में आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होता है तो आगे आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। साथ में आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने के कौन से रीजन है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मेरे साथ मौजूद है हेमंत शर्मा, जो क्लेम चेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर और डायरेक्टर है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आइए इनसे जानते हैं। स्वागत है आपका हेमंत शर्मा जी। आज के इस वीडियो में हम मेरे सभी व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस का जो क्लेम है उसका कॉमन प्रोसीजर क्या है, क्लेम किस तरह से किया जाता है, उस बारे में जरा आप जानकारी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप, आपने मुझे बुलाया इस बारे में पूछने के लिए। जनरली हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर 2 या 3 टाइप के क्लेम्स होते हैं। जैसे कि एक होता है कि आदमी जब भी क्लेम आता है तो वो कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन में एडमिट होता है। कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन के पहले भी अगर किसी का कुछ हॉस्पिटल का खर्चा होता है, यानी कि हम जो प्री हॉस्पिटलाइजेशन इसको बोलते हैं, यानी कि उसका जो चेकअप होता है और वो चेकअप होने के बाद उसका जब पॉजिटिव डायग्नोसिस होता है तो वहाँ पर वो या तो कैशलेस हॉस्पिटल में जाता है। कैशलेस हॉस्पिटल को हम बोलते हैं नेटवर्क हॉस्पिटल, जहाँ जो इंश्योरेंस कंपनी का ऑलरेडी टाई अप होता है, और वो उस हॉस्पिटल में वहाँ जब जाएगा तो वहाँ पर वो कैशलेस कार्ड देने से या उसकी पॉलिसी कॉपी देने से वो हॉस्पिटल के जो टीपी डेस्क होते हैं वो ऑलरेडी क्लेम के लिए प्रोसेस करते हैं। उसको हम बोल सकते हैं कैशलेस क्लेम। दूसरा होता है कि रीइंबर्समेंट क्लेम। रीइंबर्समेंट क्लेम वो होता है कि जहाँ पर इमरजेंसी में आदमी के नज़दीक के जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर वो जाके एडमिट होता है और उसको जब इमरजेंसी ट्रीटमेंट वहाँ पर लेता है तो उसको बोलते हैं कि और वहाँ से जब डिस्चार्ज होता है और वो डिस्चार्ज होने के बाद वो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम फॉर्म पूरा सबमिट करता है अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स, तो उसको बोलते हैं रीइंबर्समेंट क्लेम। लेकिन ये दोनों ही क्लेम में उसको इंटीमेशन करना ज़रूरी है। 24 घंटे के अंदर एडमिट होने के बाद उसको इंटीमेशन करना ज़रूरी है। और जो फाइल जब वो रीइंबर्समेंट में जब भी हो जाता है तो रीइंबर्समेंट में उसको जो फाइल है डिस्चार्ज होने के 7 to 15 डेज के अंदर इंश्योरेंस कंपनी को फाइल सबमिट करना पड़ता है। डिस्चार्ज होने के बाद भी उसके कुछ खर्चे होते हैं जिसको बोलते हैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम, यानी कि कुछ केसेस जहाँ पर आदमी का इलनेस प्रोलॉन्गिंग है, जैसे कुछ एक्सीडेंट केसेस हो गए या कोई क्रिटिकल इलनेस क्लेम हो गए, जहाँ पर उसको डिस्चार्ज होने के बाद भी उसके कुछ खर्चे होते हैं, उसको बोलते हैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम। तो जैसे मैंने आपको बताया, पहला है प्री हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम, यानी कि आदमी एडमिट होने के पहले जो टेस्ट करता है और वो जब उसमें प्रूव हो जाता है कि उसमें कोई पॉजिटिव डायग्नोसिस है तो उसके बाद के खर्चे हो गए हॉस्पिटलाइजेशन, और हॉस्पिटलाइजेशन से डिस्चार्ज होने के बाद जो है उसके पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। ये तीनों टाइप के क्लेम्स इंश्योरेंस के अंदर होते हैं। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए बहुत सारे मेरे दर्शक जानना चाहते हैं कि मुझे क्वेश्चन आते हैं कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्लेम करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और कौन से मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो लगाना जरूरी है। तो जरा इस बारे में भी आप जानकारी देंगे तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो जब वो अगर रीइंबर्समेंट क्लेम में जाता है या प्री हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम में जाता है, बिकॉज कैशलेस के अंदर उसके डॉक्यूमेंटेशन तो ऑलरेडी वो हॉस्पिटल वाले प्रोसेस करते हैं, जहाँ पर उसको कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिवाय कि उसकी जो पॉलिसी कॉपी हो या कैशलेस कार्ड हो। उस दौरान उससे आईडी प्रूफ मांग सकते हैं हॉस्पिटल वाले। लेकिन जब वो प्री हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट होने के पहले खर्चे लेता है या डिस्चार्ज होने के बाद के वो खर्चे अगर वो क्लेम करते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, तो उसको सबसे पहले तो क्लेम फॉर्म जो है हॉस्पिटल से प्रॉपरली भर के, जहाँ पर वो डॉक्टर है उसको स्टैम्प मारेंगे, और उसके बाद साथ में उसकी जो हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स है एडमिशन के, यानी कि उसके डिस्चार्ज समरी हो गया, हॉस्पिटल का बिल हो गया, उसके पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स हो गए, और उसके जितने भी उसके ट्रीटमेंट किए हुए डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें इंडोर केस पेपर भी आ जाते हैं। कई बार क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इंडोर केस पेपर भी मांगती है। इंडोर केस पेपर को बोलते हैं आईपीडी पेपर, यानी कि आदमी जब हॉस्पिटलाइज होता है उसकी जो डे टू डे उसके हॉस्पिटलाइजेशन की जो रूटीन जो वर्क होते हैं वो इंडोर केस पेपर में लिखे जाते हैं। तो इंडोर केस पेपर, डिस्चार्ज समरी, हॉस्पिटल बिल, क्लेम फॉर्म और जितने भी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट, उसके अलावा कोई जो हॉस्पिटल में एडमिट होने के पहले उसने अगर कुछ फर्स्ट कंसल्टेशन किया होगा जो डॉक्टर से, वो भी उसको डॉक्यूमेंट वहाँ पर सबमिट करने पड़ेंगे। और ये डॉक्यूमेंट उसको विद इन 15 वर्किंग डेज, 7 to 15 डेज के अंदर उसको इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करना पड़ता है। और वो जब वो सबमिट करता है इंश्योरेंस कंपनी को, उस समय अगर वो चेकलिस्ट अगर साथ में लगाता है, अगर वो चेकलिस्ट और डॉक्यूमेंट के हिसाब से वो सबमिट करता है, तो उसके अंदर क्वेरी आने के चांसेस डॉक्यूमेंट्स के जो रहते हैं वो काफ़ी कम रहते हैं। हाँ, अगर वो इंश्योरेंस कंपनी को जब डॉक्यूमेंट देता है
इंश्योरेंस कंपनी को उसके डायग्नोसिस को लेके या ट्रीटमेंट को लेके या हॉस्पिटलाइजेशन को लेके कुछ क्वेरीज होते हैं, वो इंश्योरेंस कंपनी उसको विद इन 15 डेज उसको वो पूछ लेती है। थैंक यू। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होता है, तो ऐसे कौन से कॉमन कॉजेस है या रिजेक्ट होने के क्लेम कौन से ऐसे रीजन है जिस वजह से क्लेम रिजेक्ट होता है, तो वो रीजन जरा आप बताइए। जनरली क्या होता है कि लोग जब पॉलिसी लेते हैं तो कई बार क्या होता है कि वो अपनी जो प्रीवियस हेल्थ हिस्ट्री है या तो वो डिक्लेयर कर नहीं पाते हैं, और वो अगर वो डिक्लेयर नहीं करते हैं तो और हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान अगर उनके कोई फैमिली मेंबर डॉक्टर को कोई अगर उनको मेडिकल हिस्ट्री देते हैं, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री देते हैं जो उन्होंने प्रपोजल फॉर्म भरते समय या ऑनलाइन पॉलिसी लेते समय उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है, और मालूम पड़ जाता है जब इंश्योरेंस कंपनी को कि इनको कोई पहले से अगर हम जो डायग्नोसिस है और इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है, उस समय उनको दिक्कत आ सकती है क्लेम के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को ब्लड प्रेशर है या किसी को डायबिटीज है या किसी ने कुछ सर्जरी की है, लेकिन उसने प्रपोजल फॉर्म पे उसने डिस्क्लोज नहीं किया है, हेल्थ हिस्ट्री डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान अगर उस टाइम पे वो जब डॉक्टर को अपनी हिस्ट्री देते हैं उसके घर वाले या वो, और उस समय वो जब डिस्चार्ज समरी पे आ जाता है या वो हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट पे आता है और वो डॉक्यूमेंट जब इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी देखती है कि प्रपोजल फॉर्म में उसने क्या डिटेल्स भरे हैं, अगर उसने वो डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं किए हैं तो उसके क्लेम रिजेक्ट होने के बहुत चांसेस होता है, और उस टाइम पे हो सकता है कि पॉलिसी कैंसिल भी कर सकती है इंश्योरेंस। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे कि अगर किसी का क्लेम रिजेक्ट होता है तो उसके बाद क्या करना चाहिए, उसके के पास कौन से कस्टमर के पास ऑप्शन होता है कि उसका क्लेम रिजेक्ट होने के बाद, जरा वो ऑप्शन के बारे में बताइए। देखिए, पहले तो सबसे पहले कस्टमर को जितने भी डॉक्यूमेंट जो क्लेम्स के होते हैं उसको खुद को पहले स्टडी करने हैं, और जो रिजेक्शन लेटर आता है उस रिजेक्शन लेटर के बेसिस पे सबसे पहले तो उसको कंपनी के ब्रांच ऑफिस में जाके उसको रिप्रेजेंटेशन करना जरूरी है। वो उसको कंसर्न ऑफिसर को ईमेल कर सकता है, वो पूरे डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं कि उसका क्लेम रिजेक्ट क्यों हुआ है, और उसके पास जो प्रॉपर रिप्लाई है उस क्लेम को रिप्रेजेंटेशन के लिए वो पहले इंश्योरेंस कंपनी के ब्रांच ऑफिसर को वो रिप्रेजेंट कर सकता है। और सेकेंडली, कुछ कंपनीज के टीपीए होते हैं, यानी कि वो इंश्योरेंस कंपनी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर उनको ऑलरेडी वो क्लेम्स आउटसोर्स करती है, तो वो टीपीए और इंश्योरेंस कंपनी दोनों को ईमेल कर सकता है। सेकेंडली, अगर वहाँ से उसको लग रहा है कि कोई उसको रिप्लाई पॉजिटिव नहीं आता है तो उसके पास सेकंड ऑप्शन रहता है ग्रीवेंस डिपार्टमेंट। तो हर इंश्योरेंस कंपनी के कोई ग्रीवेंस डिपार्टमेंट होते हैं, वो ग्रीवेंस डिपार्टमेंट को वो मेल भेज सकता है या वो कॉल कर सकता है। ज़्यादातर हम ये लोगों को सलाह देते हैं कि आप उसको ईमेल करिए ग्रीवेंस डिपार्टमेंट को। अगर ग्रीवेंस डिपार्टमेंट से भी आपको विद इन 15 डेज टू 1 मंथ अगर आपको रिप्लाई नहीं आता है या अगर आपको कोई ऐसा रिप्लाई आता है जिससे आप संतुष्ट नहीं है, तो आगे आप इंश्योरेंस कंपनी लेकिन ग्रीवेंस डिपार्टमेंट में क्लेम किस तरह से किया जाता है, उसका मतलब एक छोटा सा प्रोसीजर बता दीजिए ना। हाँ, बेसिकली जब वो डॉक्यूमेंटेशन जो उसने क्लेम डिपार्टमेंट को सबमिट किए हैं वो बेसिस के ऊपर उसको एक रिप्रेजेंटेशन समरी बनाना है, और वो समरी जो है उसको ग्रीवेंस डिपार्टमेंट को फैक्ट्स बताना है। उसमें बेसिकली यही होता है कि आपका जो रिजेक्शन पॉइंट है, आपको जो लग रहा है कि नहीं ये मेरा क्लेम पेएबल है, तो उसके कुछ पॉइंट्स आपको सिंपल रीजन में आपको हाईलाइट करने हैं, यानी कि आपको जो 4 या 5 पॉइंट जो भी मिनिमम जो आपको लग रहा है कि नहीं आपका क्लेम क्यों पेएबल है, आपको उसके बारे में डिस्क्लोज करना है, और उसको रिप्रेजेंट करके इंश्योरेंस कंपनी के ग्रीवेंस डिपार्टमेंट को आप मेल डाल सकते हैं। आपके पास प्रॉपर और जस्टिफाइड रिप्लाई होना जरूरी है। और एक ये जैसे कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कंज्यूमर कोर्ट में जाओ या ओम्बड्समैन के पास जाओ, तो ये दोनों ऑप्शंस कब लेना और मतलब कैसे ले सकता है। देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि उन्हें रेस्पेक्टिव जो उनके ब्रांच है उसको अप्रोच करना है। पहले तो उनके जो एडवाइसर, अगर उन्होंने पॉलिसी किसी एडवाइसर के थ्रू ली है तो उनको अप्रोच करना है। अगर ब्रांच से उनको सेटिस्फाइड रिप्लाई नहीं है तो ग्रीवेंस डिपार्टमेंट में जाना है। ग्रीवेंस इंश्योरेंस कंपनी के डिपार्टमेंट के बाद भी IRDA के भी ग्रीवेंस डिपार्टमेंट अवेलेबल है। complaints@irda.gov.in ये IRDA का एक ग्रीवेंस डिपार्टमेंट है। अगर वो इंश्योरेंस कंपनी के ग्रीवेंस डिपार्टमेंट से संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, वो IRDA के complaints@irda.gov.in को वो मेल डाल सकता है। अगर वहाँ से भी उनको लग रहा है कि सेटिस्फाइड रिप्लाई नहीं है, तो उसके पास विकल्प बचता है ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन जो है वो आपके पास ग्रीवेंस डिपार्टमेंट के रिप्लाई आने के बाद, या अगर आपको 30 डेज में कोई रिप्लाई नहीं आता है, तो वहाँ पर वो ओम्बड्समैन को अप्रोच कर सकता है। कंज्यूमर फोरम जो है वो आपके पास लास्ट विकल्प है। अगर आपको लग रहा है कि ओम्बड्समैन से भी अगर आपको विकल्प नहीं मिल रहा है या आपको जैसा संतुष्ट वाला जो रिप्लाई जो है वहाँ नहीं मिल रहा है, आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के बाद कंज्यूमर फोरम के लिए अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जो आपको लग रहा है कि ये ओम्बड्समैन में रिप्रेजेंट जब हम करेंगे तो उसमें हमारे चांसेस कम है जो हमारे फेवर में आने के लिए।
तो आप इंश्योरेंस कंपनी के जो है ये रिप्लाई आने के बाद आप कंज्यूमर फोरम को अप्रोच कर सकते हैं। उसके कुछ प्रोसेस है, वो आपको हम बाद में दे सकते हैं। थैंक यू, आपने बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू प्रदीप। देखिए दोस्तों कि अगर आपको भी अगर क्लेम के लिए दिक्कत आ रही है तो क्लेम चेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इनका मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दूंगा, इनका वेबसाइट का भी डिस्क्रिप्शन में मेरे इसमें डालूंगा। तो अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो उनसे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, उनकी टीम है। तो जो भी आपका अगर क्लेम रिजेक्ट हुआ है या क्लेम में कोई आपको दिक्कत है तो डायरेक्टली इनकी टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।